Good morning, student. Welcome back to my channel. As we are having a series of videos for your class 12 economics, today I am here with the chapter 1 of economics, Indian economy grade 2, grade 12. So dear student, हमारा आज का जो chapter है that is going to be very important for you guys for grade 12 examinations. The chapter name is Indian economy on the eve of independence. ये बहुत 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 प्यारा सा chapter है. On the eve of independence means 1947. जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ करके गए, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी. फिर 1947 से 1950 तक जो थ्री इयर्स का टेन्योर रहा, ड्यूरिंग दैट पीरियड हमारे इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम में बड़े चेंजेस थे. तो ड्यूरिंग दिस इंटायर टेन्योर क्या क्या हुआ इंडिया की इकोनॉमी में, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. So for better understanding of this chapter, I have divided the chapter into three major parts. Number one is what was the India before colonialism, what happened with India during the colonialism, and what was the situation on the eve of independence. First of all, colonialism means क्या होता है? सर, colonialism का मतलब होता है प्रतंत्रता. जब हमारा देश किसी और व्यक्ति की गुलामी में होता है उसे हम लोग बोलते हैं colonialism. तो जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिशर्स इंडिया को गवर्न कर रहे थे, दैट पीरियड वाज नोन एज कॉलोनिज्म. ब्रिटिशर्स से पहले पुर्तगाली कंट्री में आए थे. सो व्हाट हैपेंड बिफोर दैट कम टू आवर कंट्री, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, पुर्तगाली जो तुम्हारे जफर बहादुर शाह जफर एक्सेट्रा वो जितने भी लोग आए, उन सबसे पहले हमारी कंट्री नो डाउट सोने की चिड़िया कहलाता था. इट वॉज नॉन एज गोल्डन स्पेरो, क्योंकि इंडिया के पास में इकोनॉमिक सिचुएशन के तीन स्ट्रॉन्ग पिलर थे. कितने स्ट्रॉन्ग पिलर थे? तीन. क्या क्या बेस्ट था हमारी कंट्री के पास में? तो आवर कंट्री वाज बेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत अच्छी थी. लोगों के पास में ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स थी. बिहाफ ऑफ दैट द इंडिया वाज एबल टू प्रोड्यूस गुड क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स. नंबर टू, इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत अच्छा था. फॉरेन ट्रेड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड अलॉन्ग विद दैट इंडिया वाज वेरी गुड इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. इंडिया के पास में तीन स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे. नंबर वन, एग्रीकल्चर अच्छा था. सर, एग्रीकल्चर अच्छा क्यों था? तो बिफोर द ब्रिटिशर्स कम टू इंडिया, इंडिया के पास में लोगों के पास में अपनी खुद की ज़मीनें थी. लोग एक दूसरे की ज़मीन के ऊपर खेती नहीं करते थे. लोगों की टेक्निक्स जो थी ऑल्दो ट्रेडिशनल थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, बट क्वांटिटी उनकी ठीक बन जाती थी, क्वालिटी बेस्ट होती थी. नंबर टू, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत इंटरनेशनल मार्केट में फेमस था. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में फेमस था जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, इंडिया वॉज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमारी कंट्री के पास में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज कूट के अलग अलग जगहों पे भरे हुए थे. भाई मैं इंडिया की ईस्ट से वेस्ट की, नॉर्थ से साउथ की बात करूं, इंडिया के पास में इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे कि हम छोटी छोटी बहुत सारी इंडिया की इंडस्ट्री चलाते थे. चाहे वो जोधपुरी राजस्थान की मोचड़ी हो, चाहे वो पंजाब हरियाणा के अंदर की तुम लोगों की क्रॉप्स हो, चाहे तुम लोगों के कश्मीर की शॉल हो. हमारे इंडिया के पास में हैंडमेड प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत अच्छी क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज थे. सो बाय द यूज ऑफ ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज आवर कंट्री वाज एबल टू प्रोड्यूस अ गुड क्वांटिटी एज वेल एज बेटर क्वालिटी एज वेल एज बेस्ट क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स. सो दो चीज़ें बहुत अच्छी थी हमारी. नंबर वन, इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनाता था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, और हमारी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी बेस्ट होती थी. बेस्ट मैंने क्या लिखा है? सुपर्ब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. आसपास की कंट्रीज़ के अंदर इंडिया का दबदबा था कि इंडिया बहुत अच्छी क्वालिटी के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाता है, चाहे वो हैंडमेड टॉयज हो, चाहे वो हैंडमेड बिस्किट्स हो, चाहे वो हैंडमेड जो हमारे हाउस होल्ड आइटम्स हो, लाइक कर्टन्स हो गए, बेड शीट हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल दीज थिंग्स वर वेरी गुड इन क्वालिटी प्रोड्यूस बाय द इंडिया ड्यू टू द हैंडीक्राफ्ट बेस्ट प्रोबेबिलिटी. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन, एग्रीकल्चर अच्छा है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अच्छी थी, तो हमारा इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छा बना हुआ था. इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग जो है बहुत अच्छी खासी ट्रेड करते, तो हमारा स्ट्रॉन्ग फॉरेन ट्रेड था. ये तीन चीज़ें इंडिया की बहुत अच्छी थी बिफोर द ब्रिटिशर्स कम टू इंडिया. एंड जस्ट इन तीन चीज़ों से ही उन्होंने अट्रैक्शन हमारी कंट्री में लिया, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग जो थे दोस्तों, इंडिया के लोग बहुत सॉफ्ट कॉर्नर लोग थे, सीधे साधे भोले वाले लोग थे. जल्दी से ब्रिटिशर्स की बातों में आ गए. ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर के रूल करना स्टार्ट किया, और रूल करके प्लान्ड तरीके से उन्होंने क्या करा, इंडिया की जो भी हमारे तीन बेस्ट पिलर थे, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड फॉरेन ट्रेड, इन सारे के सारे पिलर्स को तोड़ना ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया. और इंडिया के इन तीन स्ट्रॉन्ग पिलर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े ही प्लान्ड तरीके से काम करा. सो व्हाट वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड टिल नाउ इज़ दैट कि इंडिया वाज गुड इन एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एंड नंबर 3 फॉरेन ट्रेड.
पड़ोसियों में नाम था, बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, और क्रॉप तो हम लोग सुपर क्वालिटी के बनाते ही बनाते थे, इसीलिए इंडिया गोल्डन स्पेरो था। बट ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने सोचा कि भैया यहाँ के लोग जो है बड़े सीधे साधे हैं, यहाँ के लोगों को मैनेजमेंट नहीं पता, कंट्रोल नहीं पता, और हम लोग एक दूसरे पे भरोसा करते थे। ब्रिटिशर्स को भी हम लोग बहुत आसानी से समझ नहीं पाए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या रहा, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड हमारे इन तीनों सेक्टर में कंट्री का क्या करा, बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री का क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करा। 3 चीज़ों का एक्सप्लॉयट करा। सबसे पहले हमारा बेस्ट पार्ट क्या था बेटा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो थी हमारी वो बहुत अच्छी थी। तो ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए क्या करा, इंडिया के अंदर 2 बड़े सिस्टम लॉन्च करे। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जमींदार इंडिया में आइडेंटिफाई करके अपॉइंट कर दिए। ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से गेम खेला, अलग अलग गाँव में गए, अलग अलग टाउन्स में गए, और वहाँ के जो डोमिनेंसी वाले लोग थे, सपोज करो कि आपके गांव में एक पर्सन है मिस्टर सिंह, उनके पूरे गांव के लोग इज्जत करते, गांव में उनके पास पैसा भी है, थोड़ा उनका गांव के अंदर उनकी हवा भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से लोग उनको मानते हैं। उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने उस पर मिस्टर सिंह को पकड़ा, उसको गाँव का ज़मींदार बना दिया। जो गाँव के लोगों की लैंड थी वो सारे किसको शिफ्ट कर दी, मिस्टर सिंह को शिफ्ट कर दी। नाउ मिस्टर सिंह विल बी द ओनर ऑफ द लैंड्स। The land which was belongs to the farmer now it become the land of the Mr. Singh, and Mr. Singh is known as जमींदार। तो विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स के हाथ से उनकी लैंड छीन ली। अब दोस्तों जब लैंड छीन ली जाती है तो फार्मर लैंडलेस फार्मर हो गया, उसके पास में लैंड नहीं है। अब वो जब खेती करने के लिए परेशान हुआ तो वो क्या करा, वापस जमींदार के पास में गया, और जमींदार से उसने अपनी ही लैंड रेंट पे लेना स्टार्ट किया। और उन्होंने रेंट के नाम पे, टैक्स के नाम पे बहुत बड़ा लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा गेम खेला जिसके बिहाफ पे ज़मींदारों ने गांव के लोगों से, फार्मर से, उन्हीं की फार्मिंग लैंड के ऊपर जो है रेंट के नाम पे बहुत बड़ा लैंड टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। अब फार्मर की जो है लैंड भी कम हो गई, उसके पास में रेवेन्यू के नाम पे टैक्स भी नहीं आ रहा था, उसके पास में खुद की इनकम भी नहीं बच रही थी। बिकॉज जो भी क्रॉप हमारा फार्मर बना रहा था बेचारा, वो फार्मर की क्रॉप का मैक्सिमम पार्ट, यहाँ तक कि 75% पार्ट जो है वो क्या करते थे, क्रॉप के रेंट के नाम पे, क्रॉप के टैक्स के नाम पे जमींदार ले जाते थे, और फिर वो अमाउंट जा करके फार्मर्स से लिया हुआ अमाउंट जा करके जो है जमींदार और ब्रिटिशर्स के बीच में बांट दिया जाता था। तो यहाँ तक हमने क्या समझा, बेस्ट सिचुएशन क्या थी, एग्रीकल्चर। नंबर 1 बेस्ट था एग्रीकल्चर। उन्होंने क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, जमींदारी सिस्टम लगा दिया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगा दिया। अब फार्मर के पास में ना लैंड बची, और लैंड यदि किराए पे लेको करोगे तो भी आपके पास में क्रॉप बचेगी नहीं। इट मीन्स फार्मर्स की जो है जमींदारी सिस्टम के ब्याह पे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ब्याह पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उन्होंने ख़त्म कर दिया दोस्तों। नाउ द सेकेंड बेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया बिफोर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर द कॉलोनियल पीरियड वॉज द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब क्या करा दोस्तों, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है उसको तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक बेसिक गेम प्लान बनाया। उनको पता था कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अच्छी है। वाई? बिकॉज इंडिया के पास में बहुत अच्छी क्वांटिटी में क्या थे, रॉ मटेरियल थे। हमने स्टार्टिंग में समझा था, इंडिया के ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, हर जगह हर एक चीज़ के अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल थे अवेलेबल हमारे पास में। सो एज टू पीपल कैन प्रोड्यूस गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ काइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें फेमस थी। जूट के बने हुए बैग्स फेमस थे, फुटवियर्स बने हुए फेमस थे, हैंडमेड वुडन टॉयज बहुत फेमस थे, बेडशीट बहुत फेमस थी, कढ़ाई के कसीने के कागज जो कपड़े होते थे बहुत फेमस थे, कर्टन्स बहुत फेमस थे, हैंडमेड खाने पीने की चीज़ें, पापड़, बटर, ये सब चीज़ें बड़ी फेमस थी। इन सब के लिए जो अच्छा रॉ मटेरियल था, सारा का सारा रॉ मटेरियल जो था ब्रिटिशर्स ने इंडिया से स्टार्ट किया, एंड वो ब्रिटिशर्स ने सारा का सारा ब्रिटिशर्स ने एक्सपोर्ट कर दिया टू ब्रिटेन। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इंडिया का जो सेकेंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट पास था बेटा, वो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो भी ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? नंबर 1, जो भी हमारा रॉ मटेरियल था अच्छी क्वालिटी का, वो सारा ब्रिटिशर्स कहाँ ले गए, फॉरेन ट्रेड के लिए नाम पे अपने ब्रिटेन में ले गए। अब ब्रिटेन में जाके उनके पास में थी भैया टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल्स उन्होंने क्या करा, थोड़ी सी क्वालिटी, हमारा जो रॉ मटेरियल था उससे मशीन मेड प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया। अब मशीनों से बने हुए प्रोडक्ट की बात क्या होती है,
वो क्वालिटी में भले ही अच्छे ना हो बट उनकी क्वालिटी में भले ही अच्छे ना हो बट उनका लुक बड़ा अच्छा सा होता है. लाइक द शर्ट आई एम वेयरिंग, आई डोंट थिंक सो इट इज़ प्योर कॉटन, ऑल्दो मैंने ये प्योर कॉटन की ही परचेज करी अपनी शॉप जहाँ भी मैंने शोरूम से लिया, बट यहाँ पे लिखा हुआ कि प्योर कॉटन, बट पुराने ज़माने में सच में प्योर कॉटन होती थी. ये भले ही लुक से अच्छी हो लेकिन ये किसी भी एंगल से क्वालिटी वाइज अच्छी ना होगी. अब ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने करना स्टार्ट किया. वहाँ फॉरेन में जो भी वो चीज़ें बनाते थे उनमें से जो थोड़ी लो क्वालिटी, ख़राब क्वालिटी की जो मशीन मेड चीज़ें होती थी, जो फिनिशिंग वाइज लुक वाइज अच्छी होती थी, वो इंडिया में वापस उन्होंने इंडिया में इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. अब इंडिया के लोगों को बात दो चीज़ें, नंबर एक तो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट बनना कम हो गया क्योंकि भैया रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स ले गए. नंबर टू, इंडिया के लोगों के पास में क्या हुआ, मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट आ गया. अब जब मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट जो कि क्वालिटी में भले ही ख़राब था लेकिन लुक वाइज तो बड़ा अच्छा था, तुम लोग भी तो करते हो आजकल, कई सारी चीज़ें ऐसे खाते पीते हो जो भले क्वालिटी में अच्छी नहीं हुई लेकिन तुम लोगों को बड़ा टेस्टी लगती है चीज़ें. तुम लोग को कई सारे टी शर्ट्स ऐसे पहनते हो जो क्वालिटी में अच्छी नहीं हो बट वो लुकिंग वाइज बड़ी फंकी से तुम लोग भी तो पहनते हो. तो इस तरीके से इंडिया के लोगों ने क्या करा, अपना डिमांड का पैटर्न चेंज कर दिया और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई. इसको हम लोग इन डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने. डिके इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू द ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन टू द इंडिया. अब तीसरा जो था इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमने पढ़ा था कि बिफोर द कॉलोनियल ट्रेड बड़ा अच्छा था. इंटरनेशनल ट्रेड को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बड़ा तगड़ा गेम प्लान खेला. नंबर वन, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को ख़त्म करने के लिए क्या करा बेटा, इंडिया के साथ में जो भी दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ के ट्रेड थे, इंडिया के साथ में जो भी दूसरे ब्लू कंट्री के ट्रेड थे वो सारे के सारे कंट्री के ट्रेड को बेटा उन्होंने क्या करा, टैक्सेशन सिस्टम लगा दिया. हाँ जी, इंटरनेशनल ट्रेड. अब जो भी आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब सबको पता है. ये जो भी मेरे दोस्त राजस्थान के किसी गांव से देख रहे हैं, ध्यान से समझे, बिहार की किसी जगह से देख रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है हमारा दूसरी कंट्रीज़ के साथ में बिजनेस. इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड को ख़त्म, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को ख़त्म करने की कोशिश करी. ऑल्दो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का प्रोडक्ट कम हो गया था, जब माल बनना कम हो गया तो हम लोग एक्सपोर्ट करें भी क्या, तो एक तो हमारे पास से मटेरियल की क्वांटिटी क्वालिटी थोड़ी कम हो गई, अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो हमने एक्सपोर्ट कम कर दिया. दूसरा उन्होंने क्या करा, इंटरनेशनल ट्रेड में दूसरी किसी भी कंट्री के साथ में, चाहे वो नेबरिंग कंट्री नेपाल हो, म्यांमार हो, भूटान हो, तो जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड था वो क्या था, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करते थे हैंडमेड प्रोडक्ट. दो हैंडमेड प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्रॉप हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे. नंबर टू, एग्रीकल्चर क्रॉप हम लोग जो हमारे पास में सरप्लस अमाउंट बचा हुआ था वो सब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और बहुत कम चीज़ हम लोग इंपोर्ट करते थे. बट जैसे ब्रिटिशर्स आए, इंडिया के अंदर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम कर दी, सारा उन्होंने ब्रिटेन पहुंचा दिया. हैंडीक्राफ्ट के लिए रॉ मटेरियल उन्होंने ब्रिटेन पहुंचा दिया और हमारा वहाँ से फॉरेन से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. तीसरा उन्होंने तरीका अपनाया फॉरेन ट्रेड को ख़त्म करने का, जिसके हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी, भेदभाव वाला टैक्सेशन सिस्टम. ब्रिटिशर्स ने इंडिया के जो लोग हैं उन लोगों से कोई भी यदि दूसरी कंट्री, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे भूटान हो, चाहे वो दूसरी कोई नेबरिंग कंट्री हो, यूके हो, फ्रांस हो, इन सब कंट्रीज़ के ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दिए. इंटरनेशनल ट्रेड के, फॉरेन ट्रेड के टैक्सेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के बढ़ा दिए. सिर्फ ब्रिटेन के साथ आप यदि ट्रेड करो तो उन्होंने क्या करा, उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर लिया. तो अब जो हमारे से लोग इंपोर्ट करते थे, हम लोग जिनको एक्सपोर्ट करते थे, उन लोगों को हमारा वही सामान जो है थोड़ा क्वालिटी में कम हो गया क्योंकि रॉ मटेरियल कम हो गया, वही सामान हमारा महंगा पड़ने लगे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाया था, इसलिए हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी क्या हो गया, कम हो गया. या फिर मैं उसको बोलूँगा ब्रिटिशर्स ने इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या रख दिया, मोनोपोली कंट्रोल बना लिया. ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जो भी ट्रेड करते थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए करते थे. तो व्हाट वी अंडरस्टैंड टिल नाउ दैट कि बिफोर द कॉलोनिज्म ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उससे पहले इंडिया के 3 स्ट्रॉन्ग पार्ट थे. कौन कौन थे सर? एग्रीकल्चर, दूसरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तीसरा फॉरेन ट्रेड. अब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उसको ख़त्म कर दिया. ख़त्म कैसे करा? एग्रीकल्चर को ख़त्म करने का टूल बना जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम. नंबर 2, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म करने का टूल क्या बना, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर दिया और मशीन मेड प्रोडक्ट का इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया. इंडिया की डिमांड भी चेंज कर दी, लोग इंडिया के खुद के लोग हैंडमेड प्रोडक्ट की जगह मशीन वाली चीज़ें खरीदना स्टार्ट हो गए और हमारे यहाँ पे मटेरियल कम था तो प्रोडक्शन भी कम हो गया. फिर आई इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा भैया, नंबर 1 सारा मटेरियल ऑलरेडी एक्सपोर्ट करा, वो भी केवल ब्रिटेन के लिए. नंबर 2 क्या करा, जो भी ब्रिटेन के अलावा कंट्रीज थी उनके ऊपर टैक्सेशन सिस्टम चेंज कर दिया.
टैक्स को कम ज़्यादा कर दिया और सब टैक्स को बढ़ा करके इंडिया के फॉरेन ट्रेड को ख़त्म कर दिया। तो बेटा ये जो अभी तक हमने समझा है, इट वॉज एक्चुअली नेसेसरी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर 1। अब यहाँ पे इन दो चीज़ों को समझने के बाद हम समझेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसी थी। यहाँ तक के लिए आज के लिए बहुत है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि जिस डेट पे इंडिया हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1947 की ईव में, उस डेट पे हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उस डेट पे हमारी इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड किस खत्म होने के बाद में इंडिया जो आज़ाद हुआ, उस डेट पे वो किस तरीके की सिचुएशन में आज़ाद हुआ, व्हाट वाज द फीचर्स। आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कई बार उसमें कि व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, bye bye. Please do like and subscribe to my channel.